वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का। और हम दर्शकों के साथ जुड़े उससे पहले एक वो नंबर आपको बता देते हैं जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये और इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें लिखित रूप में भेज सकते हैं 9619873567। इनफैक्ट अभी अगर आप लाइव हमारा शो देख भी रहे हैं और आपको सवाल पूछना है तो अपने सवाल अभी भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम तुरंत आपके सवाल को शो में शामिल करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, और साथ ही हेमंत उस्तिकी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और पहला सवाल अविनाश का मैं लूंगी और अविनाश कह रहे हैं कि इन्होंने गिरते बाजार में स्ट्रैटेजी कहाँ बनाए पैसे कमाने की। और ये एसआईपी निवेशक हैं और एसआईपी निवेशक गिरते बाजार में किस तरह से रणनीति बना सकते हैं, गिरते बाजार में निवेश को कैसे और सही कर सकते हैं, ये इनका सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि गिरते बाजार में अमूमन जो हम ट्रेंड देखते आए हैं निवेशक उसमें अपनी एसआईपीज रोक देते हैं और कईयों को डर लगता है, कईयों को इतनी अनिश्चितता की आदत नहीं होती है। और जबकि करना बिल्कुल उल्टा चाहिए। इस तरह के बाजार में एक तो अपने निवेश को बरकरार रखने की कोशिश करें, बरकरार अगर आप ना रख पाएँ तो उसे बढ़ाने की कोशिश करें। बहरहाल पैसे कमाने की रणनीति और क्या होनी चाहिए एसआईपी के जरिए, अर्नब जी बताएं। अगर आप देख रहे हैं तो किसी भी प्रकार का बाजार का माहौल हो, आपको निवेश करना चाहिए रेगुलर। ये एक पहला प्रिंसिपल है जो हर वक्त काम आता है, और खास करके जब सिचुएशन ऐसी हो जहां पर थोड़ी बाजार में तकलीफ हो या डाउनटर्न हो, तब ये जो पूरा स्ट्रैटेजी है वो इसी पे केंद्रित होना चाहिए कि आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से निवेश करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से ये होता है कि ये जो आपका टाइमिंग करने का जो पूरा एफर्ट है वो चला जाता है। और ये चला जाना भी एक अच्छी बात है क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाजार को टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता नहीं कि कल क्या होगा, कल कौन से नए डेवलपमेंट्स होंगे, एक हफ्ते बाद क्या होगा या एक महीने बाद। इसीलिए जो अच्छी स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आप एक रेगुलर निवेश कर लीजिए और ये निवेश चालू रखिए, खास करके कठिन समय में, क्योंकि तभी आपको लगता है कि आपका जो पूरा एफर्ट है वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन एक्चुअली जो सिचुएशन है वो इससे विपरीत है, क्योंकि जब आपकी एनएवी कम हुई है तब आपको जो यूनिट्स एक्यूमुलेट होते हैं वो आगे जाके जब ओवरऑल इक्विटी बाजार में बढ़त होगी तब उससे आपको फायदा होगा। इसीलिए इसमें स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टिंग चालू रखें और यहां पर आप ये देख के आगे चले कि कल क्या होने वाला है उसकी चिंता ना करें, लेकिन ये आप भविष्य के लिए अपने वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए अमाउंट निवेश करें, ऐसा सोच के आप निवेश करते रहिए। तो अपने निवेश को आपको बरकरार रखना है और पैसा कमाने की रणनीति है अनुशासन, जो आपको इस तरह के गिरते बाजार में भी अपनानी है। मुश्किल हो सकता है क्योंकि जब सब तरफ से आपको अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत हिम्मत करनी होती है अपने निवेश को बरकरार रखने में। कहीं ना कहीं अनिश्चितता का माहौल होता ही है सब जगह, लेकिन यही मौका है जब आपके पास ज़्यादा यूनिट्स आप खरीद पाएँ और इसीलिए अपने निवेश को जारी रखें, हो सके तो बढ़ाएं भी। अगला सवाल हमारे साथ फोन लाइन पर बुद्धादित्य बैनर्जी जुड़ गए हैं। नमस्कार बैनर्जी जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, धन्यवाद, अपना सवाल आपने हम तक पहुंचाया। बताइए सर। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्चुअली मुझे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना था वाया सिप डायरेक्टली, बट अभी जो एसबीएम में जो मतलब सैंक्शंस लगे हैं उसकी वजह से मैं डायरेक्टली कर नहीं पा रहा हूँ। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने अभी मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में जस्ट 2 महीने पहले से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। तो जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब ये मेरा सही डिसीजन है, और क्योंकि एसबीएम के
स्टॉक होने का एक्चुअली मनी कन्वर्जन में जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा था। तो व्हाट विल बी द अदर वे अहेड, और जो मैं मतलब मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड कर रहा हूँ, इज इट अ गुड स्टॉक टू स्टार्ट विद इन यूएस मार्केट? तो बुधादित्य जी, मुझे तो आपसे ये पूछना है कि क्योंकि यूएस के बाजारों में हम इतना उतार चढ़ाव देख रहे हैं और इतनी खबरों के चलते हम वॉल्टिलिटी देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने इस बाजार को क्यों चुना? कोई खास वजह, या आप अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ एक इंटरनेशनल तड़का देना चाहते हैं, यही आपका मकसद है? एक्चुअली थोड़ी सी स्टडीज मैंने की है, और मैंने अपनी स्टार्टिंग, टू बी वेरी फ्रैंक, आपके ही शो से 1 साल पहले मैंने अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट की थी, और उस समय मैंने इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। और अभी जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया कि चूंकि अभी यूएस मार्केट थोड़ा सा डाउन में है, तो मेरा जो मतलब सिप परचेजेस है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और यूएस मार्केट जैसे हम सबको पता है कि इट इज एवर ग्रोइंग, तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में मुझे मतलब कुछ खराब जो है वो मतलब रिटर्न्स मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये सोच के, टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैंने सोचा कि एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मतलब मेरे पोर्टफोलियो का होगा उस पर। चलिए, अच्छा लगा कि आपने शो देखकर निवेश का मन बनाया। इनफैक्ट आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया और अभी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करके। हेमंत जी, इनकी मंशा तो सही है, और जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोजर की सलाह भी दी ही जाती है। 10 से 15% आप कर सकते हैं डाइवर्सिफाई, प्रोवाइडेड आपका जो बेस और कोर पोर्टफोलियो है वो इतना मजबूत है कि डाइवर्सिफिकेशन का आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा मिले। लेकिन इनकी चॉइस को लेकर मेरा सवाल है, क्योंकि हालांकि जो हम फिलहाल गतिविधियां देख रहे हैं, हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म डिफिकल्टीज हैं यूएस के बाजारों में और इनका नजरिया लंबा है, ये पोर्टफोलियो लेवल पर सोच रहे हैं, तो यूएस के बाजार शायद इतनी लंबी अवधि के लिए इनको फायदा ही दे। लेकिन किस तरह से निवेश करना चाहिए, और निवेश करने को लेकर फिलहाल स्थिति म्यूचुअल फंड्स के जरिए कितनी फायदेमंद है या कितनी ठीक ठाक है, ये बताएं। कविता, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की, तो मुझे लगता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी पोर्टफोलियो का, स्पेशली अगर हम देख रहे हैं कि सही मायने में अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके से होता है। ये जो होता है ये जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, अदरवाइज डिफरेंट एसेट एलोकेशन करके अलग अलग तरह के एसेट्स पे पैसा डाल के आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो मुझे लगता है हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इंटरनेशनली अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शुरुआत कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो की, तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास को समझें, आप देखें कि इक्विटी किस तरह से बिहेव करता है, और हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो पहला फोकस आपका वहाँ होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस आता है आपको, डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इंक्लूड करना ही चाहिए। और अगर हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है कि यूएस मार्केट को अपने पोर्टफोलियो से आप बाहर नहीं रख सकते, चाहे आप डाउ जोन्स को देखें, चाहे आप नैस्डैक को देखें। तो मुझे लगता है कि इनका डिसीजन अच्छा है। इन्होंने जो एसबीएम की बात की, वो देखिए, वो आरबीआई ने जो बैन किया, जो भी ट्रांजैक्शन होती थी एलआरएस के अंदर, वो बैन है। तो काफी सारे जो फिनटेक्स है जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट की बात की, वो उनका इनके साथ टाई अप था, तो वहां पे ऑब्वियसली डिफिकल्टी है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में अगर स्टॉक की बात करें, या फिर आप डाइवर्सिफाइड व्हीकल है जैसे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 जो एफ की बात कर रहे हैं, तो ये एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। मुझे लगता है ये एक डेफिनेटली अच्छी शुरुआत हो सकती है, स्पेशली अगर म्यूचुअल फंड रूट की हम बात करें। और जहां तक बाजार का सवाल है, हम देख रहे हैं इंटरनेशनली मार्केट जो है वो प्रेशर में है, और मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि इनको इतनी एज एन इन्वेस्टर मैच्योरिटी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें नैस्डैक का तो करीब 20% नेगेटिव होगा, बट ऑब्वियसली अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और आपका पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा आप अगर इंटरनेशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन लेवल पे जब आप स्पेशली एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो एवरेजिंग का जो सही मायने में जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमेशा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जगह आपके पोर्टफोलियो में है। करीब 10% आप अपने पोर्टफोलियो का रख सकते हैं। नैस्डैक 100 काफी अच्छा इंडेक्स है, वो फंड ऑफ फंड एक अच्छी ऑप्शन है। तो मुझे लगता है शुरुआत बिल्कुल सही है, आप इसको डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिए। और क्योंकि आप ये बहुत क्लैरिटी है आपको कि आप
जो बाजार की गिरावट है उससे घबरा नहीं रहे हैं, इनफैक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, यकीन है कि आप आगे जाके भी उसको आप मेंटेन रखेंगे और डेफिनेटली देखेंगे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जो डाइवर्सिफिकेशन आपने पोर्टफोलियो में की है उसका फायदा आपको मिलेगा। बुद्धादित्य जी, कोई सवाल आपको पूछना है हेमंत जी से? जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, ये मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में ट्रैकिंग एरर से डरने की जरूरत तो नहीं है? हेमंत जी? नहीं, मुझे नहीं लगता आपको डरने की जरूरत है कि कोई भी फंड या इंडेक्स फंड होगा तो वहां पे ट्रैकिंग एरर होता ही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं, इंडेक्स में ऑब्वियसली एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा। बट यूजुअली इस फंड की भी अगर बात करूं तो ट्रैकिंग एरर एवरेज से बहुत ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ट्रैकिंग एरर शुड बी अ फैक्टर कि जिससे आप घबरा के कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए बुद्धादित्य जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। रोहित शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ मैम, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सर ये बताइए, आपने 14 म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, आप खुद ट्रैक रखते हैं अपने पोर्टफोलियो का ये? हाँ मैम, मैं खुद से ही ट्रैक रखता हूँ। एक्चुअली मैंने इसमें अपने 5 जो स्मॉल कैप हैं वो मैंने इसलिए रख रखे हैं क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है और उसमें अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में रिटर्न्स अच्छे आ जाते हैं। ये रीजन है मेरे, मतलब मैंने 4-5 जो भी स्मॉल कैप रखे हुए उसमें काफी 250 कंपनीज का है, तो अलग अलग एक्सपोजर हर एक कंपनी का मिल जाता है, तो इसलिए मैंने रख रखे हैं। और इसमें ही मैं वाइफ के हैं 6 फंड वाइफ के नाम से हैं और मैंने मेरे लिए भी रखे हुए हैं और 3 अलग से जो हैं वो लमसम किया हुआ है। ओके, ऑलराइट। इसमें मैंने अभी इसमें मैम एक्चुअली अभी थोड़े दिनों पहले ये जो क्वेश्चन भेजा उसके बाद में मैंने एक HDFC का यील्ड फंड भी ऐड किया था, जो 15 हो गए हैं। जी 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 जी। तो मुझे ये बताइए, 10 से 13 साल आप कह रहे हैं कि आपकी निवेश की अवधि है और बेटे की पढ़ाई के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने, कितना होगा ये कॉर्पस जो आपको जमा करना है? मैम ये बेटे की पढ़ाई के लिए प्लस मेरी मतलब सेविंग्स के लिए दोनों है एक्चुअली इसमें। तो कितना अप्रोक्सीमेटली मैम करीब 1 करोड़। दोनों लक्ष्य हो जाएंगे 1 करोड़ से? जी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा अलग से मैंने बेटे के नाम से एक LIC भी करवाई हुई है। ईयरली मेरा 25,000 रुपये उसका जाता है। कौन सी LIC है ये? LIC है, तरुण के नाम से है, LIC तरुण प्लान है कोई। चलिए ठीक है, इस पर आपको सलाह हम बाद में देंगे। और कितना आप भर रहे हैं उसमें ईयरली? 25,000? जी जी 25,000 रुपये। चलिए ठीक है। ये पोर्टफोलियो में कब से आप निवेश कर रहे हैं वैसे? कितने साल हो गए? 15 फंड से? मेरे को एक्चुअली ये मैंने स्टार्ट तो 3 फंड से किया था, धीरे धीरे करके अभी 1 साल हो गया है। चलिए ठीक है। तो अर्णव जी, बहुत सारे पहलू हैं इस सवाल के। सबसे पहले तो इन्होंने जो 5 मेरे ख्याल से स्मॉल कैप रखे हैं, तो 5 स्मॉल कैप को पोर्टफोलियो में डालने से क्या ज़्यादा मेरा मुनाफा बढ़ जाता है? इनकी हालांकि SIP अमाउंट 500 रुपये ही है, लेकिन ये कहते हैं, या इनकी जो समझ है वो ये कहती है कि ज़्यादा कमाई हो जाती है स्मॉल कैप में, तो इसीलिए 5 स्मॉल कैप फंड्स पोर्टफोलियो में रखना सही है। ये सोच कितनी सही है, कितनी गलत है? मेरे हिसाब से देखिए, आपको मैक्सिमम आप 2 फंड रख सकते हैं एक कैटेगरी में, और वो आप तभी रखें जब आपका निवेश की जो रकम है वो काफी बड़ी हो। क्योंकि देखिए, जब आप 500 रुपीज या 1000 रुपये आप निवेश कर रहे हो, तब इसमें कोई बड़ा आपको एक परसेंटेज छोटा चेंज से आपको कोई एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि ये आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पूरा बाजार नहीं खरीदना है, खास करके क्योंकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स लार्ज है। तो वहां पर हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फंड मैनेजर्स हैं
वो अपने बेंचमार्क को नियरली 90% ऑफ द टाइम 90% ऑफ द फंड्स बीट करते हैं। तो आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप थोड़ा अल्फा जनरेट करें, जिसका मतलब होता है कि बेंचमार्क से या आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिले, और इसीलिए आप एक म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। तो इसमें नॉट ओनली इनके पास स्मॉल कैप बट इवन मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सभी कैटेगरी में मल्टीपल फंड्स है। तो मेरे हिसाब से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, और उनका जो आज की तारीख में जो अमाउंट वो निवेश कर रहे हैं उसके लिए तो सिर्फ एक ही फंड पर्याप्त है। तो इतने सारे फंड्स आप ऐड करने से कोई एडिशनल आपको बेनिफिट नहीं मिलता। जब आपका निवेश का रकम काफी बड़ी हो तब आप उस कैटेगरी में दूसरा एक फंड ऐड कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आज की तारीख में इनके पास अगर मान लीजिए कि 5 ही फंड हो 5 कैटेगरी में, तो वो काफी होंगे फॉर द अमाउंट विच इज बीइंग इन्वेस्टेड। इसके अलावा जैसे जैसे आगे जाते हैं वो अपने निवेश की रकम बढ़ाते जाए तो उस वही ये फंड में डाले जाए। तो मेरा इनको कहना है कि इनके पास ये सभी फंड्स है, इसमें से कौन से रखे उस पे मैं ये कह रहा हूं कि निपॉन का जो है स्मॉल कैप फंड, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज, कैनरा रेबेको का इमर्जिंग एक्विटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, अगर ये फंड रखते हैं तो उनका अक्रॉस मार्केट कैप्स एक्सपोजर आ जाता है, थोड़ा बैलेंस भी आ जाएगा पोर्टफोलियो में, और फिर रेपिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि उन्होंने जो अपने गोल्स के बारे में बताया, मेरे हिसाब से इनको गोल्स को भी रिवर्क करना चाहिए, क्योंकि इतने साल बाद आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है आज की तारीख में शायद आपको थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन जब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा और फिर उसको आगे जाते हुए आपको खास करके अपने रिटायरमेंट गोल में उसमें से रेगुलर इनकम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जनरेट करनी होगी, तो वो शायद पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए आप अपने गोल्स को भी रिवर्क कीजिए, हायर अमाउंट्स आपको शायद चाहिए, और उसके लिए आगे जाते हुए निवेश भी आपको बढ़ाना होगा। तीसरी बात आती है कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें भी ये मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल पॉलिसी है, जहां पर आपको जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है वो काफी कम होता है। उसके साथ खास करके जो आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है वो भी पर्याप्त नहीं होता। आपको अगर एडिक्वेट कवर चाहिए तो आप एक प्योर टर्म पॉलिसी ले लीजिए, जिससे आपके फैमिली और डिपेंडेंट्स को सही मायने में प्रोटेक्शन मिलेगा और आपका प्रीमियम भी उसमें काफी कम होगा। तो ये बात जाननी जरूरी है। आप ये सब बेसिक्स पे फोकस कीजिए तो दूसरी सब बातें अपने आप आ जाएगी अपने पूरे फाइनेंशियल प्लान। चलिए रोहित, काफ़ी विस्तार से आपको समझाइश दे दी है और कौन कौन से फंड पोर्टफोलियो में रखने हैं वो उनकी भी जानकारी आपको दे दी है। अभी अगर आप नाम नोट डाउन नहीं कर पाएँ तो ये शो हमारा यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे आप शो देखकर जो है नाम नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल रोहित आपको पूछना है अर्नब जी से? लमसम है ना 3 जो फंड्स में, उनके बारे में और बताना था, पूछना था कि इनमें कंटिन्यू रखना है या इनसे भी एग्जिट करना है। अर्नब जी, कौन सा फंड इन्होंने पूछा है? लमसम में जो निवेश है इनका। ये लमसम में जो निवेश है उसमें से मैंने जो 5 नाम बताए वो एक्चुअली अक्रॉस है, क्योंकि इनके पास 3 कैटेगरी में फंड्स है, तो उसमें से शायद एक आ जाता है इस लिस्ट में। तो वो अपने पूरे लिस्ट में से ये सिर्फ 5 पे ध्यान केंद्रित करे, कौन से भी कैटेगरी में हो, अपने या अपने वाइफ के या वो लमसम वाला। चलिए, तो कुल मिला के 5 नाम आपको बताए गए हैं जहां पे आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना है। आगे बढ़ेंगे और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे अमीन पाशा जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले आइए रुख कर लेते हैं सीधा निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी बताएं, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि निवेशकों को हमेशा अपने एसेट एलोकेशन को मेंटेन करके रखना चाहिए, उसमें एब्रप्ट चेंजेस मत कीजिए, क्योंकि जब अगर आप चाहते हैं कि जो भी एसेट क्लासेस आपके पोर्टफोलियो में है उसका सही मायने में जो ट्रू पोटेंशियल है उसका फायदा आपको हो, तो आपको अपनी एसेट एलोकेशन को मेंटेन करना चाहिए। और ये मत भूलिए कि जब आप सडनली चेंज करते हैं अपने एसेट एलोकेशन को और जो एसेट आज काम नहीं कर रही है वो कुछ समय के बाद करेगी, और क्योंकि आप पूरी तरह से वहां से निकल गए हैं तो आपको उसका फायदा भी नहीं होगा। तो हमेशा आपका जो एसेट एलोकेशन है जो आपके सूटेबल रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से है उसको हमेशा मेंटेन कीजिए।
अर्नब जी? जब भी आपको बाजार में या कोई भी निवेश क्लास में कठिन समय आए, तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उस पे बने रहे, क्योंकि उसी से ओवर अ लॉन्गर टर्म आपके लक्ष्य को आप हासिल कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि बुरे समय में आप अपना पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है निवेश के पोर्टफोलियो का, उसको आप बदल देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसी तरह से कई बार जब ओवरऑल मार्केट अच्छा कर रहा हो और आपके इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आप निराश होकर एक बदलाव करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्रिंसिपल्स पे बने रहिए और वही से आपके ओवरऑल लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमीन पाशा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार अमीन, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं ठीक हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मैम। धन्यवाद अमीन जी। डिटेल्स भेजी थी व्हाट्सएप पे, और उसके अलावा मुझे ये जानना था कि मुझे एक मिड कैप फंड ऐड करना है, मुझे क्या लास्ट कैप मिड कैप फंड में जाना, और मेरा हॉराइजन 7 to 9 ईयर्स का है, 10 साल ले जा सकते हैं उसको। और दूसरा ये जानना था मैम, जो अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड को लेकर बातें चल रही है, क्या इस फंड में फंड है क्या निकल जाना पड़ेगा? ठीक है, चलिए एक मिड कैप फंड जी जी मैम। और एक सॉरी मैम कि अभी इतना है कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा तो एग्जिट नहीं करना है मुझे लंबे समय तक निवेश करना है, क्योंकि मार्केट का खेल चलता रह रहा है। इससे कोई घबराने वाली बात तो नहीं है मेरे लिए, बट मेरा ये गोल है कि मुझे सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्ट करना है। टारगेट अमाउंट कुछ नहीं है, मैं SIP बढ़ाते रहूँगा। ठीक है, चलिए ओके। तो हेमंत जी, जो पोर्टफोलियो दिया है पहले तो आप उसे एनालाइज करें, उसमें आप एक इनको मिड कैप की रिकमेंडेशन चाहिए, बाकी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए वो आप बताएं। बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर जो फंड का सिलेक्शन है उसमें इनको डरने की ज़रूरत है या नहीं, और टाइम होराइजन इनका 7 से 10 साल है, तो ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल कोई कॉर्पस पर नहीं आए हैं लेकिन अपनी SIP को ये बढ़ाते रहेंगे, बताएं। जी कविता, उन्होंने कहा इनका टाइम होराइजन 7 से 10 साल है, तो मैं हमेशा इनको ये एडवाइस करूंगा कि कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 10 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को दें, स्पेशली जब आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट आधा होगा उससे, तो वो एक अच्छा रहेगा कि आप 10 साल का टाइम होराइजन मान के चलें। और जैसा उन्होंने कहा कि इनके पास टारगेट नहीं है और उनकी एक्सपेक्टेशन है करीब 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न की, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इक्विटी के रिटर्न रहे डिस्पाइट समय समय पे जो वॉलेटिलिटी रहती है, फिर भी मुझे लगता है 12% का जो रिटर्न है एनुअलाइज 10 साल के टाइम होराइजन के हिसाब से डेफिनेटली अचीवेबल है। तो ये तो 2 है। तीसरी बात, जब आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है, और आई थिंक उनका जो डिसीजन है, जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट है उनकी 17,500 वो 4 इक्विटी फंड में कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। अपनी अपनी कैटेगरी के जो उन्होंने फंड चुने हैं वो बिल्कुल सही है, बट मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में जो बैलेंसिंग चाहिए एक्सपोजर के हिसाब से डिफरेंट सेगमेंट में, तो वहाँ पे मुझे भी ये डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगा कि इनके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड की कमी है। तो जो SBI फोकस फंड में 2,500 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोटक इमर्जिंग में डाल सकते हैं। अगर चलिए, तो यहाँ पर हेमंत जी समय मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दरअसल एक और सवाल जो था इनका वो था कि एक्सिस म्यूचुअल फंड को लेकर जो खबरें आ रही हैं सामने, क्या उसके चलते कोई डरने की ज़रूरत है? जी मुझे नहीं लगता, क्योंकि पोर्टफोलियो क्वालिटी उन फंड्स की बहुत अच्छी है, स्पेशली अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात करें। पर जैसा मैंने कहा, पोर्टफोलियो में अगर बैलेंसिंग के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है एक मल्टी कैप फंड एक्सिस ब्लू चिप की जगह जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप वो रखेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। बट अदरवाइज पोर्टफोलियो क्वालिटी के हिसाब से और किसी और कारण से मुझे लगता नहीं कि आपको इस समय पे वहां से पैसा निकालने की जरूरत है। और मिड कैप की जरूरत नहीं है ना हेमंत जी? मिड कैप की जरूरत है डेफिनेटली, मुझे लगता है गैप है उसके अंदर पोर्टफोलियो में। तो जैसे मैंने कहा कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को रखें अपने पोर्टफोलियो में, वो एक अच्छा ऑल राइट अमीन, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और हेमंत जी आपका, अर्नब जी आपका धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते नंबर छोड़ जा रहे हैं, हमारा सीधा डायरेक्ट WhatsApp नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।